हेलो एवरीवन, वेट मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वेट टॉक, जो कि है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हम एक डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रेबीज। और हम सभी जानते हैं कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और ये एक जूनोटिक डिजीज भी है। और बहुत से पेट ऑनर्स हमारे क्लिनिक में हमसे क्वेरीज करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस करते हैं रेबीज के बारे में। तो आज हम इस वेट टॉक में उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्लस हम कुछ ऐसे फैक्ट्स भी रेबीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि हिडन रहे अब तक और बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। और ये वीडियो हमारे वेटनेरियंस साथियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो प्लीज हमारे वीडियो में हमारे साथ में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे क्लिनिक में जो पेट ऑनर्स हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेबीज से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो वो कौन से हो सकते हैं नॉर्मली? जी डॉक्टर, बिल्कुल, क्योंकि रेबीज जैसा कि हम जानते हैं एक ऐसी डिजीज है जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस है कि हर पेट ओनर एटलीस्ट जानता है कि रेबीज क्या है, या हमारे डॉग में है या डॉग से हमें हो सकती है। इतना हमारे जो सभी पेट ओनर्स है इसके लिए अवेयर है। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि कोई भी स्ट्रीट डॉग अगर उनके पेट को बाइट कर देता है तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि इसको रेबीज का रिस्क हो सकता है। तो वो हमारे क्लिनिक में आकर सबसे पहले उनको यही रहता है कि उन्हें स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया है तो इसमें रेबीज के चांसेस हो सकते हैं, तो उसका आगे क्या प्रोटोकॉल रहेगा या जो भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, इसका जो मिसकंसेप्शन है उसे हम यही दूर करना चाहेंगे कि कोई भी एनिमल अगर आपके पेट को बाइट कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रेबीज हो जाएगा। जब तक वो बाइट करने वाला एनिमल खुद रेबिड नहीं है, उसके अंदर खुद रेबीज का वायरस प्रेजेंट नहीं है, वो दूसरे एनिमल के अंदर रेबीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो हमें ऑब्जर्व करना है उस दूसरे एनिमल को, अगर वो रेबिड है तो ही हमारे डॉग में रेबीज ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, जैसे कि हमारे घरों में बच्चे खेलते रहते हैं पेट्स के साथ, तो कई बार खेलते खेलते जो पेट है वो उनको बाइट कर लेता है या स्क्रैच कर जाता है। तो उस समय भी ये रहता है मेन क्वेश्चन ओनर्स का कि अब हमें रेबीज का रिस्क हो सकता है क्या। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका लिए हम आज ये क्लियर करना चाहते हैं सभी पेट ओनर्स को कि अगर आपका डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, रूटीनली वैक्सीनेटेड है रेबीज के लिए, अगर हम उसको उसके जो प्रोटोकॉल है, वैक्सीनेशन शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो किसी भी बच्चे को या फिर हमें खुद को रेबीज का जो रिस्क है वो नहीं रहता, क्योंकि हमारे डॉग के अंदर ऑलरेडी उसके लिए इम्यूनिटी बनी हुई है, तो वो उस वायरस को हमारे अंदर ट्रांसमिट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें हमारे सामने निकल के आ रही हैं कि एक तो कि क्या केवल बाइट से, एनिमल की बाइट से रेबीज हो जाता है क्या? तो आपको ये अपने माइंड में क्लियर रखना है कि एनिमल बाइट से रेबीज नहीं हो सकता, उसका रैबिड होना जरूरी है, उस एनिमल का डिजीज होना जरूरी है। दूसरी चीज के घर पर खेलते टाइम में अगर हमारा खुद का ही पेट जो है हमें बाइट कर लेता है तो हमारे कितनी चांसेस है रेबीज होने की। तो अगर आपने इम्यूनाइजेशन करवाया हुआ है, अपने डॉग का प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, तो हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। तो इन चीजों को आप अपने माइंड में जरूर क्लियर रखें। तो रेबीज के बारे में बाकी सब चीजें डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेबीज होता क्या है, और अगर हमारे पेट में रेबीज का कोई क्या सिम्टम हो सकते हैं या किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारा एनिमल है वो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है। तो सबसे पहले रेबीज वायरस जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है। सबसे पहले ये हमारे जो बॉडी के एनिमल के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है बिहेवियर चेंज। डॉग के अंदर किसी भी तरीके का बिहेवियर चेंज हमें देखने को मिल सकता है। अगर हमारा डॉग बहुत ही डोसाइल नेचर का है तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करने लग जाए, अग्रेसिव हो जाए, एक्सेसिव। ऐसी स्थिति में जो डॉग होता है वो अपने ओनर के कमांड को भी फॉलो नहीं करता, या उसके अदर बिहेवियर चेंजेस हम देखने को मिल सकते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो रेबीज को हम पहचान सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको रेबीज का रिस्क है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एनिमल है वो अग्रेशन शो नहीं करके डिफरेंट बिहेवियर दिखाने लगता है। जैसे कि अगर वो डॉग है नॉर्मल कंडीशन में अग्रेसिव है, लेकिन वो एकदम से बहुत ज्यादा डोसाइल हो गया है, ये शांत हो गया है, तो उससे भी हम रेबीज का एक सिम्टम
मान सकते बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बात है ये ध्यान रखिएगा पेट ओनर सभी। बार्किंग साउंड में डिफरेंस मिल सकता है हमें। इस तरीके के सिम्टम्स से हमें एक और सबसे कॉमन, अगर हमारे पास हिस्ट्री है कि डॉग को किसी स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया है या इस तरीके की हिस्ट्री है, तो हम उसे को रिलेट करके पहचान सकते हैं कि ये रेबीज का केस है। नॉर्मल कंडीशंस में यही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ओनर को खुद नहीं पता होता कि इस एनिमल को किसी दूसरे रैबिड एनिमल ने बाइट कर लिया। ओनर या तो अनअवेयर होता है उसकी हिस्ट्री से, या फिर कभी कभी वो हाइड भी कर सकते हैं इस चीज को वेटनेरियन से। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस लेते हुए, अगर हमें पता है कि उसे रेबीज है तो हम सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेबीज एक जेनेटिक डिजीज है और वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि इसको रेबीज है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्लिनिक पर, जो भी स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो है उन्हें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेटनेरियंस के लिए, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर्स के लिए। जैसा कि डॉक्टर जागृति ने आपसे ये बात शेयर की है कि जो रेबीज है वो मेनली 2 फॉर्म में होता है एनिमल्स में। एक होता है फ्यूरियस फॉर्म, जिसके सिम्टम्स डॉक्टर जागृति ने डिस्कस कर लिए हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगा या फिर बिहेवियर चेंज आप देखेंगे। एक होता है डंप फॉर्म, और डंप फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है एनिमल में, डॉग्स में स्पेशली हम देखें तो वो प्रॉपर सिम्टम्स शो नहीं करेगा रेबीज के। अब प्रॉपर सिम्टम्स शो नहीं करेगा, मान लीजिए वो आपके क्लिनिक में लेकर के आ गया, ऑनर जो है वो एक ऐसे रैबिड डॉग को आपके क्लिनिक में लेकर के आ जाता है, तो अब हमें एज ए वेट हमें खुद की भी सुरक्षा करनी है और एनिमल को भी जो है चेकअप उसका करना है, उसको ट्रीट करना है। तो हम क्या प्रिकॉशन लेते हुए उसको चेक कर सकते हैं या फिर उसका एग्जामिन कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो हिस्ट्री है वो ऑनर क्या देगा कि इसके गले में कुछ फंस गया है और ये पानी नहीं पी पा रहा है, लार गिर रही है उसकी, और उसको अगर वो अवेयर नहीं है कि उसको डॉग बाइट हो गया है या फिर ऐसे कुछ रेबीज के सिम्टम्स उसके सामने हैं ऐसे, तो हम क्या करें? तो हमें सबसे पहले उसका सीधे ही जाते ही एग्जामिन नहीं करना है उसको, क्योंकि हमें हमारी सुरक्षा भी साथ में ध्यान में रखनी है। तो और ना ही उसको जाकर के मजल पहनाना है, क्योंकि हम मजल पहनाने का ट्राई करेंगे, हो सकता है वो हमें बाइट कर ले, ऑनर की बात नहीं मान रहा है, हमें भी बाइट कर सकता है, ऑनर को भी बाइट कर सकता है। तो उसके लिए एक बेस्ट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिक टेस्ट, जो कि हम खुद वेटनेरियन खुद दूर रहे उस डॉग से और एक स्टिक ले, और स्टिक से क्या करें? अच्छा, स्टिक टेस्ट क्यों कर रहे हैं इसको भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम कहते हैं कि जो रैबिट डॉग है उसकी जो जॉ मसल्स होती हैं उसमें पैरालाइसिस हो जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, तो उसके जॉ मसल्स में पैरालाइसिस होगा तो जॉ जो है उसका जो जबड़ा है, निचला जबड़ा है, वो हैंग रहेगा, नीचे लटका हुआ रहेगा। तो अगर हम एक स्टिक लेते हैं दूर से और स्टिक के थ्रू उसका निचला जबड़ा ऊपर करने का प्रयास करते हैं और फिर स्टिक हटा लेते हैं, तो अगर उसका जबड़ा वापस से नीचे आ जाता है, ये चीज हमें 1-2 बार लगातार करके देखनी है, जिससे हमें ये श्योर हो जाएगा कि अगर जबड़ा नीचे गिर रहा है, जॉ हैंगिंग स्टेज में ही रह रहा है, तो हम कह सकते हैं उसकी जॉ मसल्स में पैरालाइसिस हो चुका है। प्लस आप उसके ऑनर को कहिए कि आप उसे पुकारें अपने नाम से, जो भी ऑनर्स अपने पेट का नाम रखते हैं उससे आप उसको पुकारें, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा उसका। यूजुअली रेस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि वो साथ में रहते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, बट रेबीज के केस में बिहेवियर चेंज आ चुका है, तो वो अपने नाम से जब पुकारा जाएगा तो वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं जिसके थ्रू एक वेटनेरियन अपनी सुरक्षा के साथ साथ में रैबिट डॉग को भी एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत से केसेस आ सकते हैं, और इसी हमारे क्लिनिक में हमने हमारे करियर में अब तक 2 ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें रैबिट डॉग हमारे क्लिनिक में लाया गया था, तो इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो डॉक्टर जागृति, हमने पेट डॉग्स में तो रेबीज के सिम्टम्स देख लिए हैं, अब स्ट्रीट डॉग्स में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को बता देते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, स्ट्रीट डॉग को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी स्ट्रीट डॉग ने पेट को बाइट किया है तो हमें उस स्ट्रीट डॉग के पे भी देखना चाहिए कि उसमें कोई रेबीज का सिम्टम शो हो रहा है क्या, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर एनिमल रैबिड एनिमल बाइट करेगा तो ही रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्ट्रीट डॉग में हम सबसे मेन सिम्टम्स जो देखते हैं वो एक तो रहता है कि एमलेस वॉन्डरिंग, जो डॉग है क्योंकि बिहेवियर चेंज रेबीज का एक कॉमन सिम्टम है, तो जो डॉग है वो एमलेस वॉन्डरिंग करता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके अलावा रेबीज में के जो रैबिट डॉग है उसके अंदर फोटोफोबिया भी एक कॉमन सिम्टम होता है, यानी कि वो एक अंधेरे जगह को जाकर वहां पर बैठने की कोशिश करेगा, अकेले पे रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोटोफोबिया भी रेबीज का एक सिम्टम हम एग्जैक्टली जैसे हम देखते हैं कि फोटोफोबिया क्यों हुआ उसको, क्योंकि लाइट, फोटोफोबिया का मतलब है लाइट से डरना,
इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम अफेक्ट है, तो उसकी जो आइरिस की मसल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पैरालिसिस हुआ होगा, इस वजह से प्यूपिल डायलेट रहेगी उसकी, और जब लाइट उसकी आंखों में गिरेगी तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगी, इस वजह से उसको जो लाइट है वो चुभेगी उसकी आंखों में, तो वो चाहेगा कि वो किसी अंधेरी जगह पर जाकर के बैठ जाए। तो ये रीजन हो सकता है। इसी के साथ किसी भी तरह की नॉइज से या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है तो इनसे भी जो डॉग है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस शो करता है, तो ये भी एक रेबीज का सिम्टम हो सकता है। पैट, और जैसे कि हम पैट में देखते हैं हाइपर सलाइवेशन, तो ये हमें स्ट्रीट डॉग में भी देखने को मिलता है। हाइंड लेग्स का अटैक्सिया हम देख सकते हैं, यानी कि उसको पीछे वाले पैरों से चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये एक रेबीज का सिम्टम और हो सकता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स जब भी उनमें रेबीज का एक साइन होगा तो एक बात ध्यान रखें कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, इंसान कोई बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है या फिर तेज चलता हुआ जा रहा है, तो वो पीछे से आकर के उसको बाइट कर लेगा, क्योंकि वो नॉइज से बड़ा ही इरिटेट होता है, प्लस मूविंग ऑब्जेक्ट से भी वो इरिटेट हो सकता है। तो ये सिम्टम्स जो है हम स्ट्रीट डॉग में देख सकते हैं। ये हमारे खुद के प्रिकॉशन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं कि अगर नॉर्मली कोई स्ट्रीट डॉग है तो अगर वो इस तरह के कोई सिम्टम दिखा रहा है तो हमें उससे भी खुद को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, हमें ध्यान रखना चाहिए इसे। और बहुत इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन रहता है ऑनर्स के माइंड में कि अगर वो नया नया एक पपी लेकर के आया फर्स्ट टाइम और वो पूछता है कि हमें रेबीज का वैक्सीनेशन कब करवाना है, क्योंकि विद इन 3 मंथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पपी होते हैं, बाइटिंग बिहेवियर भी होता है उसमें, तो वो अपने ऑनर को बाइट कर लेता है खेलते टाइम। तो मान लीजिए वो कहता है कि हम तो 1 महीने पर ही उसका वैक्सीनेशन करवा लें, या 2 या 2.5 महीने पर ही, मतलब 3 महीने से पहले हम डॉग का रेबीज का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं क्या? तो इस पर हम क्या सलाह देना चाहेंगे ऑनर्स को? वैक्सीनेशन जो है वो रेबीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम इस वीडियो में देख ही चुके हैं कि अगर हमारा डॉग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो हमें उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो वैक्सीनेशन तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसे फॉलो करना है। जो शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं या जो स्टैंडर्ड शेड्यूल है वो यही है कि हमें रेबीज का फर्स्ट वैक्सीनेशन 3 मंथ्स की एज पर हम करते हैं हमेशा। उसका रीजन ये है कि 3 मंथ से पहले जो डॉग है उसमें उसके मदर के मिल्क के थ्रू यानी कि कोलेस्ट्रम के थ्रू उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज उसको अपनी मदर के मिल्क से मिल जाती है। exactly. तो उस समय हमें रेबीज का वैक्सीनेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कोई पेट ओनर्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उसे रेबीज वैक्सीनेशन पहले कर दें या कुछ ऐसी कंडीशन, तो भी हमें वो वैक्सीनेशन उसको नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में होता क्या है, अगर हम उसे एक्सटर्नली वैक्सीन अवेलेबल कराते हैं तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से वो रेबीज के लिए और ज्यादा ससेप्टेबल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमें उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, 3 मंथ्स पे पहला वैक्सीनेशन और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल है एवरी ईयर जो हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं रेबीज का, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली तो ये हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि हमें 3 मंथ से पहले उसका वैक्सीनेशन नहीं करना है। फिर भी हम देखते हैं कि पोस्ट बाइट का जो केस होता है कि आपके पेट डॉग को किसी स्ट्रीट डॉग ने काट लिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखिए पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन होता है कि आपके डॉग को बाइट किया किसी दूसरे डॉग ने, अब हमें क्या करना है? तो उसके लिए देखिए डॉग्स में 6 शॉट लगते हैं, 6 बार हमें उसको वैक्सीन करना पड़ेगा, वैक्सीनेट करना पड़ेगा, उसको 6 टीके लगाने पड़ेंगे। ये टीके हमें कब कब लगाने हैं तो ये ध्यान देना है कि जो 6 टीके लगेंगे, एक तो लगेगा जिस दिन बाइट किया उस दिन 0 डे पर, एट 0 डे, जिस दिन बाइट करता है उसको हम 0 डे मानते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा वैक्सीन करना है 3rd डे पर, और 3rd डे पर करने के बाद में 7th डे पर हमें उसका जो है 3rd वैक्सीन लगाना है। फिर आप 14 डे पर जाएं, 14 के बाद में आप 21 या 28 डेज पर, फिर आप जा सकते हैं लास्ट में 90 डे पर। तो इस टाइप से आप 6 शॉट जो है उसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बट ये कब है? जब आपका डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है, आपने पहले उसका रेबीज से इम्यूनाइजेशन नहीं करवा रखा है, आपका डॉग पहले कभी भी वैक्सीनेटेड नहीं था और अब आपके डॉग को किसी बाहर के कुत्ते ने काट लिया है। पर अगर आप अच्छे से स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और एनुअली वैक्सीनेशन करवाते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? आप पहले 3 वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, 0 डे पर, 3 डे पे और 7th डे पर। और आप जिस डॉग ने काटा है, जिस स्ट्रीट डॉग ने काटा, आप उसको ऑब्जर्व करें, 10 दिनों तक आप ऑब्जर्व करें। जो एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम कहते हैं कि 10 दिन तक आपको उस बाहर के कुत्ते को ऑब्जर्व करना है। अगर वो कुत्ता मर जाता है, मतलब उसमें रेबीज के सिम्टम्स थे, तब तो हमें क्या करना है? 7 डे के बाद वाले भी जो है वो फॉलो करने।
और अगर वो नहीं मरता है तो आप 7 डे के बाद में वैक्सीनेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। तो ये जरूर आप अपने माइंड में रखें पोस्ट बाइट के केस में। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कुछ ओनर्स का कि जब हम ऑलरेडी हमारे पप को वैक्सीनेट कर रहे हैं 3 मंथ्स की एज से स्टार्ट करके एवरी ईयर उसका वैक्सीनेशन हो रहा है, तो जब उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है तो किसी दूसरे डॉग के बाइट करने पर हमें उसका रेबीज का पोस्ट रेबीज जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उसकी क्या नीड है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेट ओनर्स के लिए काफी जो है हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने प्री जो बाइट वैक्सीनेशन करवाया है, आपने अपने डॉग को हमेशा से आप इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं, आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, फिर भी आपके डॉग को बाहर का कुत्ता काट लेता है, तो हमें क्या ऐसी जरूरत आनी पड़ती है कि हम उसका फिर भी पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन करवाएं। इसका रीजन ये है कि देखिए अब तक जो भी वैक्सीन हैं वो कभी भी 100% जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं रखती हैं। तो उसके चांसेस ये रहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है, जो आपने वैक्सीन किया है वो अगर फेल हो गई तो क्या होगा। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस उसको लगाते हैं कि हम एक बैड साइड की तरफ ना जाए, उसमें कि हमारे डॉग को भी रेबीज ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं। क्योंकि आपने वैक्सीनेशन करवाया बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपके डॉग को बाहर के डॉग ने काट लिया है तो हम उसके बचाव के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% जो है वो प्रिवेंटिव नहीं रहती है। क्वेश्चन ये रहता है कि मान लीजिए किसी इंसान को डॉग ने बाइट कर लिया या किसी पेट को डॉग ने बाइट कर लिया है, तो उस बाइटिंग वुंड का मैनेजमेंट क्या होगा। अब हमें उसे आगे क्या करना है, उस घाव को धोना है, उसमें मलहम पट्टी करनी, क्या करना चाहिए? घाव को धोना बहुत ही जरूरी है रेबीज की कंडीशन में, क्योंकि ये एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है जैसा हमें पता है और ये सीधे सीएनएस की तरफ मूव करने लगता है। तो जितना जल्दी हो सके हमें उसके जो घाव है, वुंड है, उसे वॉश करना है। वॉश करने के लिए हम देखते हैं कि ज्यादातर पेट ओनर्स सोप को यूज करते हैं। सोप को यूज करते हुए वो उसको वॉश कर देते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि उसको वॉश करना जरूरी है, लेकिन एक चीज हम जो बताना चाहेंगे पेट ओनर्स को वो ये है कि उन्हें जो नॉर्मल सोप जो हम हमारे लिए यूज करते हैं उस सोप से वॉश नहीं करना चाहिए। रीजन इसका ये है क्योंकि जो सोप है वो एसिडिक पीएच का होता है और रेबीज का जो वायरस है उसकी एक स्पेशलिटी है कि वो एसिडिक मीडियम में सस्टेन कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि हम उस वुंड को वॉश करने के लिए किसी डिटर्जेंट को यूज करें या फिर सोप के अलावा किसी चीज से हम उसको वॉश जैसे कपड़े धोने वाले साबुन जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन के डिटर्जेंट से हम उसको बहते हुए पानी के नीचे अगर वॉश करते हैं तो वो एक प्रिकॉशन के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कुछ जगह जहां पर ज्यादा नॉलेज नहीं है रेबीज की या जो है वो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर कोई भी इरिटेंट अप्लाई कर देते हैं किसी वुंड के ऊपर, जैसे कि मिर्ची हो गई या इन चीजों को, या कभी कभी हम स्पिरिट से उसको वॉश कर देते हैं। तो इन इरिटेंट्स को भी हमें उस वुंड पे यूज नहीं करना है। इसका भी रीजन यही है क्योंकि ये जो इरिटेंट है, क्योंकि ये एक नर्वस सिस्टम की डिजीज है, न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, तो जब हम ये इरिटेंट उस पर अप्लाई करते हैं तो नर्वस सिस्टम के मोर एक्टिव होने की वजह से वायरस का सीएनएस की तरफ जो प्रोग्रेशन है वो फास्ट हो जाता है। बिल्कुल। और रेबीज के फैलने का और उसकी जो लक्षण आने का जो है वो और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें डिटर्जेंट, सर्फ जो होता है उससे अच्छे से धो लेना है, क्योंकि वो अल्कलाइन पीएच रखता है और वहां पर रेबीज का वायरस मर जाएगा। तो ध्यान ये रखें कि डॉग के काटने पर सीधे हमें डॉक्टर के पास नहीं भागना है, हमें पहले घर पे अच्छे से रनिंग टेप वाटर में 10 से 15 मिनट तक डिटर्जेंट से अपने घाव को धो लेना है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हम उस बाइटिंग वुंड को कभी भी सूचर नहीं लगाते, उसमें टाके नहीं लगाते हैं, उसको ओपन ही रहना चाहिए वो वुंड। अच्छा, दूसरी चीज, इंसान को जब काटता है तो उसमें हमें रेबीज का तो वैक्सीनेशन करवाना ही, इम्यूनाइजेशन करवाना ही है, प्लस हमें उसमें टीटी का भी इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सलाइवा में या फिर एनिमल के जो माउथ है उसमें बहुत से बैक्टीरिया भी रहते हैं, तो चांसेस है कि उसको टिटनेस होने के भी चांसेस रहेंगे। तो वो रेबीज से मरे ना मरे, उसको टिटनेस और हो जाएगा, तो टिटनेस के प्रिकॉशन के लिए उसको टीटी का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। और टिटनेस का इंजेक्शन जो है वो हम पेट, अगर हमें कोई पेट एनिमल भी बाइट करता है, इवन वो वैक्सीनेटेड भी है, तो भी हमें एज अ प्रिकॉशन टीटी का इंजेक्शन तो लगवाना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो उसमें रेबीज के लिए भी तो इम्यूनिटी है, लेकिन टीटी का रिस्क ह्यूमंस को भी रहता है, इसलिए टीटी का इंजेक्शन उस स्थिति में भी हमें लगवा लेना चाहिए।
फ्रेंड्स, आज हमने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है रेबीज के बारे में। जो भी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया है अच्छे से, एक टॉक के फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट किया है और ऐसी ऐसी चीजें बताई आपको जो कि हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए रेबीज के बारे में। एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको एक डाटा बता दूं कि हर साल 55,000 से लेकर 1 लाख लोगों की जो डेथ होती है सिर्फ रेबीज की वजह से हो रही है। तो इसको आप सीरियसली जरूर लेवें, तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। अगर आपके डॉग को बाइट कर ले स्ट्रे डॉग, या फिर हमें भी बाइट कर लेता है, तो हमें उसको हल्के में नहीं लेना है। हमें जरूर उसका जो है वो प्रोफाइलेक्सिस, उसका इम्यूनाइजेशन और हमें उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार किसी को रेबीज हो गया तो उसका लगभग मरना तय होता है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा लास्ट में कि जितने भी स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि पेट क्लिनिक्स में काम करते हैं, उनको अपना प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जरूर करवाना चाहिए। रेबीज के लिए पहले से ही टीके लगवा लेने चाहिए, चाहे उसको डॉग ने बाइट किया हो या ना किया हो। तो इसी के साथ आज की हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।